I have been half in love with easeful death. With this आइकॉनिक लाइन मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल composed by जॉन कीट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, क्योंकि यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पूछी जाती हैं इस पोएम से कुछ लाइंस जो कि आपको पढ़नी है। लाइन बाय लाइन हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थीम्स भी पूछी जाती हैं कई बार। ऐसे मान के चलिए अगर आपको समरी पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाएंगे, आसानी से आंसर दे पाएंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि 1819 का जो साल था वो जॉन कीट्स की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्राइम कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले काफ़ी उथल-पुथल रहा। उथल-पुथल इस समय भी था, लेकिन जो इनकी ग्रेट ओड्स हैं, चाहे वो ऑटम हो, नाइटिंगेल हो या फिर ग्रेशियन अर्न हो, सारी की सारी इसी साल में आई थी। तो ये क्वेश्चन भी आया था यूजीसी नेट में कि विच वाज द मोस्ट फर्टाइल ईयर ऑफ पोएटिक क्रिएशन इन द लाइफ ऑफ जॉन कीट्स। तो आंसर होता है 1819। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो उनका भाई जो कि टॉम, उनकी डेथ हो चुकी थी ट्यूबरकुलोसिस से। कुछ लक्षण इनके अंदर भी आ गए थे क्योंकि इन्होंने अपने भाई की काफ़ी अच्छे से सेवा की थी। अपना भ्राता धर्म इन्होंने निभाया, लेकिन वो धर्म निभाने में इनकी लाइफ भी रिस्क में आ गई, जिसकी वजह से ही ये 1821 में एक्सपायर हो जाते हैं कम उम्र में ही। तो काफ़ी मूड उनका इस समय पेंसिव था। ही हैड विटनेस्ड पेन, डेथ, सफरिंग। बहुत सारे इनके मन में उतार चढ़ाव चल रहे थे। उसी समय उन्होंने ये पोएम कंपोज की। कहीं न कहीं ये एस्केप चाहते थे उन सारी सफरिंग से, जो इस पोएम में कुछ लाइन्स में उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है कि कम से कम जो स्याह पहलू है या जो डार्क रियलिटी है उससे बच के जा सकें। पोएम की थीम की बात की जाए तो इसमें डेथ और मॉर्टेलिटी की बात की गई है। इमॉर्टैलिटी की भी बात की है उन्होंने। नाइटिंगेल के जो गाने की बात है कि वो एवर लास्टिंग है, अजर अमर है। राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो ए बी सी डी ई है। टोटल 8 स्टेंजास हैं। और जो एलिमेंट्स इसमें जो देखने को मिलेंगे आपको वो हैं मेलनकली स्ट्रेन है, इमेजिनेटिव एलिमेंट्स, सिंबलिज्म, रियलिज्म, काफ़ी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। पहले स्टेंजा पे आते हैं। पहली लाइन में वो कहते हैं कि जस्ट इमेजिन, वो खड़े हैं कहीं किसी बगीचे में शाम के टाइम पर, और उनको बुलबुल का जो गीत है वो सुनाई देता है। बुलबुल का गीत सुनाई देने पर उनको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव जॉय मिलता है कि उनका जो जॉय है वो बदल जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू पेन। तो जैसे कई बार कहते हैं कि खुशी के आंसू निकल आना, तो ज़्यादा खुशी में उनके मन में या उनके हृदय में एक दर्द सा उठता है, जिसको कहते हैं माई हार्ट एक्स। उनके मन में एक दर्द सा उठता है। एंड अ ड्राउजी नबनेस पेन्स। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी, और पेन्स का मतलब, नबनेस मतलब जड़ता। जैसे कई बार हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या हम महसूस नहीं कर पाते। कई बार हम बैठे रहें कहीं जगह पर तो हमारा हाथ पैर सो जाता है, कहते हैं जिसको। तो हम जनरली जो हम काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो उनकी वो संगीत सुनने के बाद जो उनका नर्वस सिस्टम है, उस दर्द में, उस मीठे दर्द में जड़ता उसमें आ गई है। और वो कह सकते हैं कि माई सेंस, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। और उनकी जो समझ है वो इस तरह से वो भूलते जा रहे हैं, या उस नशे में, उस संगीत के नशे में इतना ज़्यादा खो गए हैं, जैसे कि उन्होंने, हेमलॉक क्या होता है, ये एक धतूरा होता है, या यूं कहिए एक पॉइजनस ट्री होता है, जिससे कुछ पेय पदार्थ बना है और इन्होंने पी लिया है। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं, या तो इन्होंने ऐसा किया है, एम्प्टीड सम डल ओपिएट। एम्प्टीड मतलब खाली कर दिया है। डल ओपिएट का मतलब क्या है, अफीम से बना हुआ कोई पदार्थ टू द ड्रेन्स। ड्रेन्स का सेंस है आखिर तक, या पूरा ग्लास जैसे हम पिए, टू द लीज।
है ना, तलहटी तक उसको खाली कर देना, पूरा खाली कर देना। तो 2 उदाहरण वो देते हैं कि या तो ऐसा लग रहा है उन्होंने हेमलॉक का कोई पदार्थ पी लिया है या कोई अफ़ीम से बना हुआ पदार्थ पी लिया है, कोई ड्रिंक पी ली है, जिसकी वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नॉर्मल नहीं रह गई है, जड़ता आ गई है उनके महसूस करने में। 1 मिनट पास्ट, कुछ ही देर की बात है या कुछ देर पहले ही या थोड़ी देर में ही ये सुनते ही जो संगीत उन्होंने सुना है नाइटिंगेल के गाने का, एंड लीदी वॉट्स हैड संग। लीदी क्या है? ये एक ग्रीक रिवर है, सिंबोलिज्म मिथोलॉजिकल रिवर है ये, जिसमें कहते हैं कि इसका पानी जो भी पी लेता है वो भूल जाता है, उसकी मेमोरी क्षीण हो जाती है, याददाश्त क्षीण हो जाती है। तो कहते हैं कि उसी तरह से जैसे मैंने नदी का लीदी नदी का पानी पी लिया है और वो सारी याददाश्त उनकी चली गई है। याददाश्त का सेंस ये है कि वो सारी अपनी परेशानियां, दिक्कतें सब भूल चुके हैं उसके प्रभाव में आके, संगीत के प्रभाव में आके। आगे कहते हैं कि इट्स नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे एनवी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मुझे आपसे कोई जेलसी या ईर्ष्या नहीं है। किससे? बुलबुल के हैप्पी लॉट का मतलब क्या है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इंसान ही तमाम परेशानियों से गुजरते हैं। तुम तो बहुत खुश हो और बहुत ही फ्री हो, तो मुझे तुम्हारी किस्मत से जेलसी या ईर्ष्या नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, क्योंकि मैं भी तुम्हारी खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो गया हूँ कि मेरी जो एक्सेसिव जॉय है इट हैज़ टर्न्ड इनटू सम स्वीट पेन, एक मीठे दर्द में ये बदल चुका है। और मेरी जो मतलब सिस्टम है, शरीर का नर्वस सिस्टम है, मेमोरी है, ये सब जो है बदल चुकी है। और मैं अपने आप को इस दुनिया से अलग, सारी परेशानियों को भूल के तुम्हारे साथ पा रहा हूँ। दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्रैड ऑफ द ट्रीज। वो कहते हैं कि दाऊ मतलब तुम, लाइट विंग्ड का मतलब क्या है? हल्के पंखों वाली। ड्रैड का मतलब क्या होता है? ये वन देवी होती है या निम्फ होती है, जिसको जो पेड़ पर निवास करती है, जिसको मानते हैं कि किसी पेड़ पर रह करके वो उस पेड़ की रक्षा करती है। ये भी एक मिथोलॉजिकल फिगर है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, इन सम मेलोडियस प्लॉट्स। प्लॉट का मतलब यहाँ पर एरिया है, मेलोडियस का मतलब है संगीतमय। तो क्या है कि जो प्लॉट है या जो एरिया है वो संगीत में नहीं है, संगीत में क्या है? उसका गीत। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो है जिसमें एडजेक्टिव का असर एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑफ बीचन ग्रीन, बीचन ग्रीन का मतलब क्या है? बीचन जो है वो बीच एक पेड़ का नाम है, कि बीच, और ग्रीन का मतलब है हरियाली। जो मैदान जो है वो हरा भरा है, किन से हरा भरा है? बीच के पेड़ों से। एंड शैडोज नंबरलेस, शैडोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं, या शाम का टाइम है तो परछाइयाँ बहुत लंबी हो रही हैं। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, गर्मियों की शाम है, वहाँ पर मौजूद होकर के जो लाइट विंग ड्रैड है या चिड़िया को उन्होंने कहा है कि वो किसी पेड़ पर बैठ करके उन लंबी परछाइयों में, हरे भरे मैदानों में आराम से बैठ करके, फुल थ्रोटेड का सेंस है स्पॉन्टेनियसली, बहुत आराम से गा रही है। उसका जो गीत है वो स्वाभाविक है। और उस गीत को सुनने के बाद वो कह रहे हैं कि मेरी पूरी मेंटेलिटी ही चेंज हो रही है। अगले पैसेज, अगले स्टेंजा पे पहुंचते हैं। यहाँ पर वो कुछ इच्छाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि अब मैं नशे में इस तरह से हो गया हूँ, जैसे कि ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज। विंटेज का सेंस है वाइन। वो कह रहे हैं कि दैट हैथ बीन कूल्ड लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने, या यहाँ पर वो विश जाहिर कर रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, एक ऐसी वाइन मिल जाए जो कि तैयार की गई हो, कूल्ड ठंडी की गई हो, लॉन्ग एज बहुत लंबे समय तक, इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। डीप डेल्व्ड अर्थ का मतलब क्या होता है? बहुत ही गहराई में जो रखी गई हो। वाइन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं भाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उम्र के साथ या समय के साथ साथ ज़्यादा फाइन हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं पुरानी शराब, पीने वाले जाने जो पीते हों। तो
कहते हैं कि जैसे पुराना चावल या पुरानी शराब जितनी ज़्यादा लंबे समय तक रखी रहेगी उतनी ज़्यादा वो वैल्यूएबल हो जाती है, रिच हो जाती है। उनका अपना नज़रिया रहता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी शराब जो बहुत सदियों तक किसी गहरी पृथ्वी की गहराई में ठंडी हो रही हो, पृथ्वी के चैम्बर में ठंडी हो रही हो, ऐसी शराब मुझे मिल जाए। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। और वो मुझे टेस्टिंग का यहाँ मतलब है मुझे याद दिला दे फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? ये गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की देवी है उसकी याद दिला दे, या यूं कहिए कि जिस वाइन में जो फूल पड़े हुए हैं उन फूलों की याद दिला दे, उस फूलों से वो वाइन जो बनी हुई है। एंड द कंट्री ग्रीन। कंट्री ग्रीन का सेंस जो जहाँ पर ये बनी है या जहाँ से ये उत्पत्ति होकर आ रही है, जैसे स्कॉटलैंड की विस्की फेमस है उसी हिसाब से वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की याद दिला देगी ये वाइन। डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग। डांस का मतलब नृत्य, एंड प्रोवेंकल सॉन्ग जो प्रोविंस है ये एक फ्रांस में, साउथ फ्रांस में ये एक सिटी है, वहाँ की याद या वहाँ की बनी हुई वाइन या वहाँ के माहौल को याद दिला देगी। एंड सनबर्nt मर्द। सनबर्nt मर्द का मतलब है कि जो लोग, ये जो सिटी है ये फेमस है अपने सॉन्ग्स के लिए, डांस के लिए, फेस्टिवल्स के लिए। और सनबर्nt मर्द क्या है? कॉमन पीपल, जो लोग वहाँ पर खूब खुल करके डांस करते हैं, सॉन्ग क्रिएट करते हैं, गीत गाते हैं, खूब त्योहार मनाते हैं और आराम से उस धूप मतलब जो धूप है सूरज की, जिसमें वो झुलस जाते हैं या उनकी स्किन जो है धूप में थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन वो अपनी खुशियां मनाना नहीं छोड़ते हैं। तो उस जगह की याद दिला देगी वो विंटेज वाइन। और या फिर ऐसी वाइन हो, ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ। या जो दक्षिणी एरिया में जो शहर हैं या जो जहाँ ये बनती होगी, फुल ऑफ बीकर, एक बर्तन होता है बीकर जैसे मग टाइप का, वो फुल भरा हुआ हो। कौन सी? इससे वार्म साउथ मतलब उस गर्म या हल्की गुनगुनी वाइन से जो कि साउथ एरिया में बनती है। फ्रांस की बात हो रही है ये भी। फुल ऑफ द ट्रू। ट्रू का यहाँ सेंस है जेन्युइन, ओरिजिनल होनी चाहिए। द ब्लशफुल हिप्पोक्रीन। ब्लशफुल का मतलब है यहाँ पर रेड, और हिप्पोक्रीन का मतलब क्या है? हिप्पोक्रीन जो है ये एक्चुअली फाउंटेन है किसी म्यूजियस का, माउंट हेलिकन पर। वहाँ के फाउंटेन से जो पानी निकल रहा है उसको यहाँ पर वो किस रेड कलर का है, क्योंकि उसमें जो विंग्ड हॉर्स होता है, पंखों वाला घोड़ा पेगासस, उसका पैर लगा था जिससे फाउंटेन से पानी निकलने लगा था। तो यहाँ पर वो जादुई फाउंटेन है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उस फाउंटेन में ब्लशफुल या रेड कलर का जो पानी निकल रहा है, उस तरह की वाइन मुझे ब्लशफुल एकदम बीकर में भरी हो, ऊपर से उसका जो रेडिश ह्यू है वो दिखना चाहिए, लाल कलर दिखना चाहिए। विद बीडेड बबल्स ब्लिंकिंग एट द ब्रिम। अच्छी लाइनें हैं ये। विद बीडेड बबल्स ब्लिंकिंग एट द विंकिंग एट द ब्रिम। बीडेड का मतलब है जैसे माला में जो दाने होते हैं राउंड, और बबल्स, बबल्स जो हैं वो जो छोटे छोटे बनते हैं पानी में जिनको हम बोलते हैं बुलबुले। और बिंकिंग, बिंकिंग मतलब शाइनिंग, एट द ब्रिम मतलब किनारे पर। जैसे हम कभी गर्म चाय डालते हैं गिलास में, कप में, या फिर कोई पानी भी गुनगुना डालते हैं, या इस टाइप से जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उनमें बबल्स छोटे छोटे बनते हैं। तो ये यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि जो बबल्स होने चाहिए उस बीकर में वो रेडिश हों और गोल गोल हों जैसे कि माला के दाने, और इस तरह से वो चमक रहे हों ब्रिम पर। एक सेंसुअस पिक्चर दे रहे हैं जिससे हम ऐसा महसूस कर सकें कि सामने वो गिलास रखा हुआ है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। पर्पल का मतलब वैसे तो बैंगनी कलर होता है, लेकिन यहाँ पर है रेड, और उसे पीने के बाद इनका मुंह कैसा हो जाएगा? स्टेन्ड मतलब कलर्ड, रेड कलर का हो जाएगा उसे पीने के बाद। दैट आई माई ड्रिंक, वो मुझे पीने को मिले। और एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और मैं दुनिया छोड़ दूं। अनसीन मतलब बिना देखे हुए या मुझे कोई ना देख पाए। एंड विद दी, और तुम्हारे साथ, बुलबुल की बात हो रही है, तुम्हारे साथ। फेड अवे। फेड अवे का मतलब क्या है? गायब हो जाऊं या पिघल जाऊं इनटू द फॉरेस्ट डिम, उन घने जंगलों में जहाँ बहुत ज्यादा घनी छाया है, जिसकी वजह से वहाँ हरियाली कैसी है? डार्क। तो ये
उदाहरण दे रहे हैं कि उनको या तो ऐसी वाइन मिल जाए बहुत गहरी पृथ्वी में छिपी हुई कई सदियों की, या फिर जो प्रोवेंकल वाइन है फ्रांस वाली वो मिल जाए। इस तरह से ब्लशफुल होनी चाहिए जिसको पीने के बाद मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं, और जो मेरी ज़िंदगी की जो डार्क रियलिटीज़ हैं, जो कि तमाम, आप बायोग्राफी अगर आपने कीट्स की पढ़ी है तो बहुत सताए हुए हैं वो। तमाम मौतें उन्होंने देखी अपनी कम उम्र पे ही, मम्मी, अपनी माताजी, पिताजी और भाई, दोस्त, कई सारी मौतें उन्होंने देखी। कम उम्र में ही प्रीमेच्योर डेथ्स देखी। तो कहीं न कहीं वो एस्केप चाहते हैं। इस लाइन में, इस स्टेंजा में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। वो बुलबुल के साथ इन डार्क रियलिटीज़ से भागना चाह रहे हैं। अगले स्टेंजा पहुँचते हैं। फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। वही थिंकिंग जो अभी सेकंड स्टेंजा में है। फेड फार अवे का मतलब दूर चला जाऊं, डिसॉल्व घुल जाऊं, एंड क्वाइट फॉरगेट और बिल्कुल भूल जाऊं। व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन, जो कि तुमने पेड़ पौधों के बीच में रहते हुए हैस्ट नेवर नोन, कभी तक नहीं जाना है। मतलब अभी तक तुमने वो चीजें कभी नहीं जानी हैं जो हम इंसान जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? द वेरीनेस, थकान, ऐसा लगता है कि वी आर सो टायर्ड दैट वी आर सिक ऑफ लाइफ, हमें अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। द फीवर एंड द फ्रेट, फीवर का मतलब एकदम जो रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा अचीव कर लेने की, एकदम अंधी दौड़ के पीछे हम हैं, दौड़ रहे हैं अंधाधुंध बिना रेस्ट लिए हुए, यहाँ पे मतलब वो है। द फ्रेट, चिड़चिड़ापन, हम एकदम चिड़चिड़े हैं, हमारी जो जो सॉफ्टनेस है, स्वीटनेस है नेचर की, लैंग्वेज की, वो गायब होती जा रही है। एवरीवन इज इन हेस्ट। बड़े शहरों की लाइफ आज लगभग वैसी हो चुकी है। आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाएंगे और आपको अगर रास्ता भी पूछना है तो आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, क्योंकि सब बहुत जल्दी में है। दे आर इन ग्रेट हेस्ट, पता नहीं क्या हासिल करने की तलाश में है सारे के सारे। तो ये हालांकि बहुत पहले की लिखी हुई पोएम है 1819 में, लेकिन 2025 लगभग 200 साल हो चुके हैं, कहानी वही है, उससे और ज़्यादा हो चुकी है। आगे कहते हैं कि हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, यहाँ जमीन पर पृथ्वी में या रियल वर्ल्ड में लोग बैठते हैं और एक दूसरे को, ग्रोन का मतलब होता है कराहना, कराहते हुए या शिकायत करते हुए ही सुनते हैं। कोई खुश होता हुआ दिखाई नहीं देता। नो वन इज परफेक्टली हैप्पी। वेयर पालसी शेक्स फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, पालसी का यहाँ पे बीमारी से संबंध है। पैरालिसिस जो बीमारी होती है उसमें आदमी का नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। कोई एक हाथ या एक पैर, या थोड़ा मुंह टेढ़ा हो जाता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, कुछ भी होता है, आपने जानते होंगे पैरालिसिस को। तो पैरालिसिस होने के बाद आदमी और ज़्यादा कमज़ोर, या बूढ़ा है तो और ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा, किसी को भी हो सकती है खैर। तो लास्ट के कुछ जो सफ़ेद बाल बचे हैं उनको ही वो गिरा देती है। यूं कहिए कि आदमी और ज़्यादा शिथिल हो जाता है और ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है रियल वर्ल्ड में। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, यहाँ पर ये रेफरेंस दे रहे हैं अपने नौजवान भाई टॉम का, जो कि कुछ समय पहले ही दिसंबर, ये पोएम कंप्लीट हुई है उनकी 1819 में, और दिसंबर 1818 में उनके भाई की डेथ हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पर नौजवान लोग भी, पेल का मतलब क्या है, ब्लडलेस हो जाते हैं, पेक्टर थिन भूत की तरह पतले हो जाते हैं, डाइज और मर जाते हैं, या यूं कहिए ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसमें आदमी धीरे धीरे ही, क्योंकि उसमें वजन कम हो जाता है, बुखार और तमाम चीज़ों की वजह से वो कमज़ोर होके ही मरता है। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ जवानी में भी आदमी प्रीमेच्योर डेथ मर जा रहे हैं इस दुनिया में, तो तुम बुलबुल तुम क्या जानो कि हम लोग क्या क्या सहते हैं। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, जहाँ विचार करना ही दुख की बात करना है। अगर हम बात भी करेंगे किसी की तो ऐसा लगेगा सिर्फ दुख की ही बात हो रही है। देयर इज नो हैप्पीनेस लेफ्ट एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स, और हमारी जो आंखें हैं वो निराशा से भारी हो जाती हैं। लेडन आइड, जहाँ हमारी आंखें जो हैं वो निराशा से भर जाती हैं और ज़्यादा भारी हो जाती हैं, अपनी पलकें झुका के बैठते हैं, ड्रूपिंग हेड से बैठते हैं, सैड होके बैठते हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टरस आइज, और जहाँ जो सुंदरता है वो बहुत दिनों तक नहीं टिकती है, जवानी बहुत दिनों तक नहीं टिकती है, और हम धीरे धीरे बहुत जल्दी
बूढ़े हो जाते हैं, या जो भी हमारा चार्म है या जो भी हैप्पीनेस है वो हम खो देते हैं। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। यहाँ पर बात कर रहे हैं वो यंग जनरेशन की पैशन ऑफ लव, कि लोगों को प्यार भी होता है, लेकिन वो प्यार बियॉन्ड टुमारो, कल से ज़्यादा नहीं टिकता, या जो पैशन है वो टेम्पररी है, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुराइयां कर रहे हैं रियल वर्ल्ड की, और क्या करना चाह रहे हैं, बुलबुल के साथ जाना चाह रहे हैं, कम से कम इन सब चीज़ों से वो बच सकें। ही इज स्केपिंग टू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। नेक्स्ट स्ट्रेंजर सेज, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। अब अचानक से उनका मूड बदल जाता है और कहते हैं दूर रहो, मैं उड़ूंगा तुम्हारे साथ। नॉट चैरियटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा जरूर, लेकिन बैकस क्या है, ये है एक गॉड। कौन सा गॉड है? वाइन गॉड कह सकते हैं, कि मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा तो जरूर, लेकिन वाइन के सहारे या नशे में नहीं उड़ूंगा, मैं अपने होशो हवास में उड़ूंगा। एंड हिज पार्ट्स, पार्ट्स का सेंस है लेपर्ड। ऐसा एक मिथोलॉजिकल, ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है बैकस, वाइन गॉड, कि वो एक रथ पे चलते हैं और उनके जो रथ को खींचते हैं लेपर्ड्स और टाइगर्स। अजीब बात है, हमारे यहाँ जो वाइन का इस्तेमाल करते हैं या जो वैसी वाइन का इस्तेमाल करते हैं उनको अलग तरह से चलते हुए देखा गया है। जो वाइन गॉड है वो टाइगर्स पे चलता है। भाई गजब बात है। तो आगे वो कहते हैं बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। वो कहते हैं मैं उड़ूंगा तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास आऊंगा बुलबुल, तुम्हारी उस संगीतमय दुनिया में आऊंगा, लेकिन वाइन के सहारे नहीं आऊंगा, उस बैकस के रथ पे बैठ के नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, पोइट्री की इमेजिनेशन के साथ आऊंगा, जिसके पंख नहीं है, या उस इमेजिनेशन को कोई नहीं देख सकता है, उस कल्पना के सहारे आऊंगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्स। हालांकि वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और वह रिटार्ड्स, वो हिंड्रेंस कर रहा है, विरोध कर रहा है इस बात का, या यूं कहो कि उनकी जो इमेजिनेशन की जो हाइट है उसको, जो रियलिटीज़ हैं दुनिया की, वो नीचे खींच रही हैं, कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं उड़ो, यहीं रहो, और बहुत ज़्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इन्हीं परेशानियों में ही पड़े रहो, ये उनका मन उनसे कहता है। फिर भी वो कहते हैं कि ऑलरेडी विद दी, फिर भी मेरा मन पहले से ही तुम्हारे साथ है, तुम्हारी दुनिया में पहुंच चुका है। और वो दुनिया कैसी है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। टेंडर इज द नाइट, शाम है, रात जो है वो ढंग से नहीं हो पाई है, हल्की ट्वाइलाइट है, हल्का अंधेरा अभी वहां पर है, कहाँ, जहाँ बुलबुल है, जिन वृक्षों पर। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। हैप्पीली का शायद क्वीन मून, जो चंद्रमा, जो रानी यहाँ पर उन्होंने बताया उसको, इज ऑन हर थ्रोन, अपने सिंहासन पे बैठी हुई है, क्लस्टर्ड, घिरी हुई, अराउंड, चारों ओर से, बाई ऑल हर स्टैरी फेज। जो सितारे हैं उनको उन्होंने फेस परियां बताया हुआ है, वह अपने सितारों से घिरी हुई है। चंद्रमा जो रानी है वो परियां हैं उसकी, सितारे जो हैं उनको परियां बताया है। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन जहाँ मैं हूँ यहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? चांदनी ज़्यादा नहीं आ पा रही है। सेव फ्रॉम वॉट फ्रॉम हेवन इज विद ब्रीजेस ब्लोन। सेव मतलब सिवाय, कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर हेवन, आसमान से थोड़ी सी हवा बह रही है, ब्रीजेस ब्लोन, हवा बह रही है, कहाँ कहाँ, थ्रू द बर्डरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वेज। बर्डरस ग्लूम्स का मतलब क्या है? झाड़ियों की, ग्लूम्स का मतलब छाया, एंड विंडिंग मॉसी वेज। विंडिंग मॉसी, मॉसी का सेंस होता है काईदार, जो पेड़ होते हैं जिनके ऊपर, जो कुछ पुराने पेड़ होते हैं बारिश के वक्त, या यूं कहिए कि ज़्यादा पुराने होते हैं तो हल्की काई जम जाती है ग्रीन कलर की। और विंडिंग वेव्स, जब वो पेड़ की शाखाएं हिल रही हैं, टहनियाँ हिल रही हैं, और झाड़ियों से होकर के, छाया से होकर के थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है जहां पर ये खड़े हुए हैं बुलबुल के दुनिया में, उस पेड़ के नीचे, ऐसे समझिए। तो ये भी एक तरह से वही थॉट है स्कैप की, कि किस तरह से वो जाएं। लेकिन अब उन्होंने अपना विचार बदल दिया है कि भाई आई विल नॉट टेक help of the vine to go into the world of the nightingale. He will take help of his imaginative power, which is he is using to compose such great odes like this.
द नेक्स्ट स्टेंजा टेल्स, वो कह रहे हैं कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पैरों के पास कौन-कौन से फूल हैं, क्योंकि अंधेरा है और वो अंधेरे में बुलबुल की दुनिया में पहुँचे हैं, तो उनके पैरों के पास हरियाली है, फूल हैं, उनको वो पहचान नहीं पा रहे हैं। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउल्स, और इंसेंस जो खुशबू है, वो शाखाओं से आ रही है, लेकिन वो कौन से फूल की पर्टिकुलर खुशबू है, उन्हीं के हिसाब से वो बताएँगे। बट इन एम्बार्म्ड डार्कनेस, एम्बार्म्ड डार्कनेस का मतलब है स्वीट, जो अंधेरा है वो स्वीट स्वीट स्वीटनेस भरी हुई उस अंधेरे में, और उसी से उस जो खुशबू है उसकी स्वीटनेस भरी हुई है। गेट्स ईच स्वीट वेयर विद द सीजनेबल, और उसी से अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि सीजनेबल मंथ, यहाँ पे मई की बात हो रही है, एंडोस प्रदान करती है, या मई के महीने में किस फूल को कौन सी खुशबू, या किस प्लांट में कौन सा फ्लावर आया हुआ है, वो मैं अनुमान से बताऊंगा, क्योंकि अंधेरे में मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन से फूल मेरे पैरों के पास हैं, लेकिन अनुमान मैं ज़रूर लगा लूँगा। तो यहाँ पर जो आगे बता रहे हैं, वो फूलों के कुछ नाम हैं, वो फूल कहाँ-कहाँ उनकी खुशबू कहाँ-कहाँ बिखरी हुई है। द ग्रास, घास में, थिकेट, झाड़ी में, एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और ऐसे फ्रूट ट्री, ऐसे पेड़ जिन पे फल लगे हुए हैं, वाइल्ड मतलब जो कि पूरी तरह से पके हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं। व्हाइट हॉथर्न, सफ़ेद जो फूल है, झाड़ी है, या यूँ कहिए जो हॉथर्न है, वो एक तरह से आपका इट्स काइंड ऑफ फूल ही कह सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग का है, झाड़ी या फूल ही है छोटा सा। एंड द पेस्टरल एग्लेंटाइन, पेस्टरल का सेंस है जो पेस्टल एलगी एलजी में होता है, देहाती या ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाला एग्लेंटाइन काइंड ऑफ फ्लावर। फास्ट फेडिंग वायलेट्स, वायलेट भी है जो कि बहुत जल्दी फेड हो जाता है, मुलायम रहता है। कवर्ड अप इन लीव्स, पत्तियों से ढका हुआ। एंड मिड मेस एल्डेस्ट चाइल्ड, और मई का सबसे बड़ा। एल्डेस्ट चाइल्ड का मतलब है जैसे परिवार में जिस बच्चे का जन्म सबसे पहले होता है तो सबसे बड़ा होता है, एल्डेस्ट ही होगा वो। तो उसी हिसाब से जो मस्क रोज है, वो मई का सबसे पहले खिलने वाला फूल है, तो वो उसको एल्डेस्ट चाइल्ड ये कह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा होगा उन फूलों की दुनिया में। फुल ऑफ ड्यूई वाइन, और वो किससे बहुत ज़्यादा रसीला है, ओट्स उसमें भरी हुई है, या उसकी पंखुड़ियाँ, या बहुत ज़्यादा रसीला है, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और गर्मी की शाम को बहुत सारी मधुमक्खियाँ आकर के वो उस पर बैठ रही हैं। हॉन्ट का मतलब क्या है, बार बार आ रही हैं, क्योंकि वो उससे रस ले जा करके शहद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर, जो ओनोमोटोपोइया जिसे बोलते हैं, आपका अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है साउंड का। अगले स्टेंजा में बात करते हैं कि डार्कलिंग आइलेशन, कह रहे हैं कि अंधेरा है लेकिन फिर भी मैं सुन पा रहा हूँ। एंड फॉर मैनी ए टाइम, ये जो आइकॉनिक लाइन है इस पोएम की, जिसकी वजह से कीट्स फेमस हुए हैं, और अभी भी लोग उसको जिक्र कर देते हैं। फॉर मैनी ए टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, क्योंकि बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे उनकी, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है उनकी बायोग्राफी पर, तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट्स उनकी ज़िंदगी में रही हैं, और उन ट्रेजिक इंसिडेंट्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा फुली ब्लूम नहीं हो पाए थे अपनी पर्सनैलिटी में, और खुद भी बीमार हो गए, और बहुत ही अल्प आयु में इनका देहांत भी हो गया। तो कह रहे हैं कि जब वो परेशानियों से बहुत ज़्यादा घिर गए, तो सारा एंथुसियाज्म जो था वो खो गया। तो कहते हैं कि कई बार मुझे लगा है कि मुझे मर जाना चाहिए, ईज़फुल डेथ हो जानी चाहिए। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम, वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने, ऐसा नहीं पहली बार मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने कई सारी पंक्तियों में मौत को बुलाया होगा अलग-अलग नामों से। टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ, कि वो आए और मेरी जो क्वाइट ब्रेथ है, या शांतिमय जो साँसें हैं, जो धीरे-धीरे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म नहीं बचा है उनकी ज़िंदगी में, उसको ले जाए।
या ईज़िली वो मर जाएँ, ऐसी उनकी इच्छाएँ हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनकी लाइफ़ में आ चुकी थी, तमाम सर्कमस्टेंसेस को फेस करते-करते। आगे बोलते हैं कि नाउ मोर दैन एवर सीम्स इट रिच टू डाई। आज जिस तरह से उन्होंने बुलबुल का संगीत सुना है और जिस तरह से वो इस दुनिया से उसकी दुनिया में पहुँच चुके हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में, तो कह रहे हैं कि आज का जो समय है वो परफेक्ट है। आज के जैसा समय रिच टू डाई का सेंस है कि आज से अच्छा समय आगे नहीं मिलेगा मरने के लिए। टू सीज़ अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, सीज़ अपॉन रुक जाना या मर जाना आधी रात में विद नो पेन, और कोई भी दर्द नहीं है, पेनलेस डेथ, इससे अच्छा और क्या चाहिए। वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल अब्रोड, मैं मर रहा हूँ और तुम, इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं मर रहा हूँ और तुम अपना पोरिंग फोर्थ उड़ेल रही हो या गा रही हो दाई सोल अब्रोड। सोल का सेंस है यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा स्वीट सॉन्ग गा रही हो। इन सच एन एक्सटेसी, इतने ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ तुम गीत गा रही हो और मैं मर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या होगा? स्टिल उदस्ट दाउ सिंह, जब मैं मर जाऊंगा तब भी तुम गाओगी क्या? एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, क्योंकि तब मेरे जो कान होंगे वो बेकार होंगे, या यूं कहिए कि जब मेरी सांसें ही नहीं चल रही होंगी तो मैं उस गीत को सुनने के लायक नहीं रह जाऊंगा। तुम तो अपना गीत गाओगी, क्योंकि वो गीत जो होगा वो मान के चलिए कि यूलॉजी बन जाएगी, या मरने के बाद जो गाया जाता है। टू दाई हाई रेक्वियम, रेक्वियम का मतलब क्या होता है? जो किसी की मौत पर जो गीत गाया जाता है, मृत व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना की जाती है, उसको बोलते हैं रिक्वेम। तो कह रहे हैं कि वो जो गीत होगा वो मेरे लिए एक रिक्वेम जैसा काम करेगा, क्योंकि मैं एक सॉड, सॉड का मतलब होता है मिट्टी का ढेला, या यूं कहिए कि तब तक मैं मिट्टी में मिल चुका होऊंगा जब तक तुम गीत गाती रहोगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है इसमें, जो आई हैव बीन हाफ इन लव विथ पीसफुल डेथ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, क्या इसकी थीम, क्या, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या ऐसा वो क्यों सेंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। दाउ वास्ट नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ल्ड, अब सेंस या थीम आ गई है इमोर्टलिटी की। वो कह रहे हैं ठीक मैं मर जाऊंगा या तमाम लोग मरते हैं, लेकिन तुम जो हो, इमोर्टल वर्ड बोला है हमको नाइटिंगेल को, कि तुम मौत के लिए नहीं बनी हो, या तुम्हारा जो सॉन्ग है वो कभी डिके नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। दैट इज इमोर्टल, अमर है तुम्हारा गीत। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, हंग्री जनरेशंस यहाँ व्यक्तियों के लिए कहा गया है, लालची लोगों के लिए कहा गया है, कि चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए लेकिन वो तुम्हारे गीत को कभी कुचल नहीं पाएंगी, खत्म नहीं कर पाएंगी। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, जो गीत आज मैं सुन रहा हूँ उसको पहले भी सुना होगा इन एंशियंट डेज बाई एम्पर एंड क्लाउन। एम्परर का बादशाह, क्लाउन का मतलब जोकर, मजाकिया लोग, या यूं कहिए कि सबने सुना होगा जो गीत मैं आज सुन रहा हूँ। उस गीत को परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, यही गीत दैट फाउंड अ पैथ, जिसको रास्ता मिला होगा थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ। रूथ ये भी एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूथ जो है वो एक कंट्री है मोआब, वहाँ की वो महिला थी, और अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो पैलेस्टाइन चली जाती है। पैलेस्टाइन में जाने के बाद वो अपनी मदर इन लॉ जो होती है उनके साथ एक खेत में जाकर के कॉर्न की ग्लीनिंग करती है, कटाई करती है। और वहीं पर ये कह रहे हैं कि सिक फॉर होम, जब वो अपने, क्योंकि अपना देश छोड़ के दूसरी जगह उसको जाना पड़ा, एक बिब्लिकल स्टोरी है, तो वहां पर भी उसको बुलबुल का गीत सुनाई दिया गया होगा। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, एलियन कॉर्न का मतलब है विदेश की जो फसल है, या विदेश में जो खेत हैं जहाँ वो काम कर रही थी, उनके बीच में खड़े होकर के उसे भी बुलबुल का गीत सुनाई दिया होगा। ठीक वही एहसास उसे भी हुआ होगा जो एहसास मुझे आज यहाँ पर हो रहा है। द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हैथ, और कई बार प्राय हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर फिर से एक इमेजिनेटिव स्टोरी की बात कर रहे हैं, कि हो सकता है वो गीत उन मेड्स ने या उन कुमारी लड़कियों ने भी सुना हो जिनको कैद कर लिया होगा कभी किसी राक्षस ने या किसी पावर ने,
और वो महल जिसमें वो कैद की गई हैं किसी समुद्र के किनारे पे है, पेरिलर सीज, खतरनाक समुद्र के किनारे पर है। वहाँ की विंडो खुली हुई हैं और उन विंडो से उनको, जो लड़कियां कैद हैं, उनको बुलबुल का गीत सुनाई दिया गया होगा। तो उससे बहुत ज़्यादा वो चार्म्ड हुई होंगी या बहुत ज़्यादा उनको राहत मिली होगी। इस तरह से वो तुलना कर रहे हैं इन फेरी लैंड्स फॉरलोन किसी फेरी लैंड्स में। फॉरलोन मतलब जो एकांत रहा होगा। लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, फॉरलोन द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल। फॉरलोन का मतलब है एकांत, अकेला। कह रहे हैं कि यह शब्द एकदम मेरे लिए एक घंटी की जरा तरह है या अलार्म बेल की तरह है, कि जैसे कि मैंने अलार्म सुन लिया हो, जो कि टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। अभी तक वो इमेजिनरी वर्ल्ड में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन जैसे ये शब्द आया फॉरलोन, अकेला, तो उनको अपने अस्तित्व का एहसास हो गया कि उनके ना तो दोस्त साथ दे रहे थे, ना परिवार साथ दे रहा था, और ना उनका स्वास्थ्य साथ दे रहा था। वो खुद खुद के नहीं हो पा रहे थे जॉन कीट्स। तो कहीं ना कहीं ये रियलिस्टिक थीम है यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में, कि इस शब्द को मन में आते ही उनको अपने उस बिटर रियलिटी का एहसास हो गया कि हाउ फॉरलोन ही वॉज इन दैट टाइम इन द वर्ल्ड। Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, receiving help. अड्यू का मतलब विदाई। वो कह रहे हैं कि विदाई है तुम्हें, या मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ, क्योंकि जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा धोखा नहीं दे सकती, जैसे कि वो जानी जाती है धोखा देने के लिए परियों को। मैं रियलिस्टिक दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे आसपास तमाम चीज़ें जिनमें घिरा हुआ हूँ, तो मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। अड्यू अड्यू, वही बात, विदाई विदाई, या दूर रहो दूर रहो। दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, प्लेंटिव सैड सॉन्ग, जैसे सॉलिटरी रीपर में वर्ड्सवर्थ ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, प्लेंटिव नंबर्स। तो प्लेंटिव मतलब सैड सॉन्ग, एंथम सॉन्ग फेड्स पास्ट द नियर मीडोज। और जो सैड सॉन्ग अभी तक वो सुन रहे थे, अभी तक वो उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनको वो गाना कैसा लग रहा है, सैड सॉन्ग। पास्ट द नियर मीडोज, वो चारागाह से गुजर गया। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, एक नदी है उसके ऊपर से गुजर गया। अप द हिल साइड, पहाड़ी एरिया से भी आगे गुजर गया। एंड नाउ इट्स बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। और जाकर के जो आवाज थी बुलबुल के गीत की, धीरे 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 जाकर के कहाँ, एक घाटी में दफन हो गई है। या यूं कहिए, जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में कुछ सुनाई देता है, जैसे जैसे हम नींद में, हमारी नींद टूटती है तो वो सपना गायब होता जाता है, हम अपने आप को बिस्तर पे लेटा हुआ पाते हैं, तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं जो सपने में थी। तो उसी तरह से इमेजिनेशन जो उनकी थी वो इंटरप्ट हो गई, खत्म हो गई, और वो गीत जो सुन रहे थे वो जाकर किसी घाटी में दफन हो गया। अब वो लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉज इट अ विजन और वेकिंग ड्रीम, क्या ये सपना था या ये कोई डे ड्रीम था जिसको मैं जागते जागते देख रहा था, पता नहीं क्या था ऐसा। प्लेड इज दैट म्यूजिक, क्योंकि वो संगीत जो था वो खत्म हो चुका है, जा चुका है। डू आई वेक और स्लीप, और क्या मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। बहुत ही म्यूजिकल लाइंस हैं, बहुत अच्छा स्टेंजा है लास्ट का। ओवरऑल पूरी पोएम बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी पोएम। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा, और अच्छा आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहें। अपने दोस्तों में जो आपके जैसे एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी अगली ओड ऑटम या अर्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।